एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें हम लघुत्तरी वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिनमें से हमने करीब करीब जो है 27 प्रश्न कवर कर लिए थे। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उन चीज़ों को देखिए, फिर इनको देखिए तो आप अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज 28 नंबर प्रश्न की। 28वां नंबर प्रश्न लिखा है कि अनुमापन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो अनुमापन प्रणालियों से अभिप्राय उन साधनों यंत्रों तथा अथवा तौर तरीकों से होता है जिसके द्वारा किसी घटना वस्तु का मापन किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो अनुमापन है वो अनुमापन प्रणाली है, उसका अभिप्राय हम उन साधनों से, उन यंत्रों से और उन तौर तरीकों से ले सकते हैं जिनके द्वारा किसी घटना का या फिर किसी वस्तु का मापा जा सकता है एवं उसकी किसी विशेषता की यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, एवं उसकी विशेषता का गणनात्मक रूप से प्रकट किया जा सकता है। मतलब उसकी किसी कोई विशेषता है तो उसको हम गणनात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। गुडे एवं हार्ट महोदय ने लिखा है कि अनुमापन प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्निहित समस्याएं इकाइयों की श्रेणियों को एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करनी होती है। दूसरे शब्दों में अनुमापन प्रणालियाँ गुणात्मक तथ्यों की श्रेणी का गणनात्मक श्रेणियों में परिवर्तित करने की प्रविधियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस दृष्टि से बात करें, इस दृष्टि से आज यह आवश्यक हो गया है कि समाजशास्त्र अपने को इस योग्य बनाने का प्रयास करे कि गुणात्मक सामाजिक घटनाओं को भी सही मापा जा सके। कुछ भी हो, अनुमापन प्रणालियों को सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है, अनुमापन प्रणाली का अभिप्राय उस तौर तरीके या विधि से है जिसके द्वारा गुणात्मक सामाजिक तथ्यों तथा घटनाओं को गुणात्मक रूप प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, बात करें आज 29 नंबर प्रश्न की। तो 29वां नंबर प्रश्न लिखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमुख मापन बताइए। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमुख मापन आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखते हैं, संख्यात्मक तथ्यों के मूल्य में किसी विशेष मूल्य के आसपास साकेंद्रित होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। इस बिंदु को जिसके आसपास अन्य मूल्यों का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। यदि यह बिंदु श्रेणी के मध्य में स्थित हो तो इसे केंद्र प्रवृत्ति का माप भी कहा जाता है। इसे श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य माप निम्न हैं। पहले यहाँ पे क्या है, माध्य। एक ऐसा अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। और उसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य या औसत कहलाता है। ठीक है, बात करें दूसरा, यहाँ पे माध्यांक दिया है। तो माध्यांक किसी श्रेणी के मध्य में स्थित वह बिंदु है जो पूरी श्रेणी को दो समान भागों में बांट देता है, वही क्या कहलाता है, माध्यांक कहलाता है। तीसरा बहुलक या फिर भूभिष्टक। तो ये तीसरा नंबर, बहुलक श्रेणी उस पद का मूल्य या माप होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती, मतलब जो कई बार आया हो, अर्थात बहुलक श्रेणी में ऐसे मूल्य होता है जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपकिरण का क्या अर्थ है। अपकिरण के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो सामान्य अर्थों में अपकिरण किसी सामंक माला के विभिन्न पदों के मूल्यों के विचरण पर प्रकाश डालता है तथा इससे यह संकेत मिलता है कि एक ही समंक माला विभिन्न पद मूल्यों में कितनी भिन्नता है। ठीक है, यदि किसी सामंक माला के विचरण अधिक हैं तो अपकिरण
को अधिक समर्थन माना जाएगा। ठीक है, बात करें 31 नंबर प्रश्न की, तो 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपकिरण को परिभाषित कीजिए। तो अपकिरण को विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। निम्न प्रकार से किस प्रकार से, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप क्या जाते हैं, बुक्स एवं डिक महोदय के अनुसार देखें तो एक केंद्रीय मूल्य के दोनों ओर पाए जाने वाले चर मूल्यों के विचरण या प्रयास की सीमा को ही अपकिरण कहा जाता है। ठीक है, दूसरे आप क्या आ जाते हैं, बाउले महोदय ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि अपकिरण को अत्यधिक संक्षेप में परिभाषित करते हुए कहा है कि अपकिरण कुछ पदों के विचरण या अंतर का माप है। ठीक है, तीसरे आप क्या जाते हैं, कॉर्नर महोदय, तो उन्होंने अनुसार देखें तो जिस सीमा तक व्यक्तिगत मूल्यों में भिन्नता होती है उसी के माप को अपकिरण कहा जाता है। या किसका मानना है, कॉर्नर महोदय जी का मानना है। ठीक है, 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखा है अपकिरण मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अपकिरण का प्रयोग दो अर्थों में होता है। इन दोनों अर्थों के आधार पर अपकिरण मापन की दो विधियां प्रमुख हैं जिन्हें निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली विधि यहाँ पे दिया है कि सीमा विधि। ठीक है, सीमा विधि में भी 3 चीज़ बताई गई हैं। पहला तो विस्तार अथवा परास, ठीक है, दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार और तीसरा अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार अथवा चतुर्थक विचलन। दूसरी विधि यहाँ पे दी गई है विचलन माध्य विधि। पहले माध्य विचलन निकालना होता है, फिर मानक विचलन निकालना होता है, वही क्या कहलाता है, विचलन माध्य विधि कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न की। तो 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरणीयन के अर्थ को परिभाषित कीजिए। तो सरणीय सामग्री प्रदर्शन का दूसरा चरण या सोपान है। सामग्री प्रदर्शन के प्रथम चरण वर्गीकरण में जब वर्गीकृत सामग्री को तालिकाओं के रूप में स्तंभ तथा पंक्तियों में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसे सारणीयन कहते हैं। सारणीयन सामग्री प्रदर्शन का वह महत्वपूर्ण चरण है जिसके द्वारा तथ्यों में सरलता व स्पष्टता आती है और संख्यात्मक तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर भली भांति प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, सारणीयन के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। पहले देख सकते हैं डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार देखें तो उन्होंने लिखा है कि दो दिशाओं में पढ़ सकने योग्य रेखाओं एवं स्तंभों में व्यवस्थित तरीकों से तथ्य को व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया सारणीयन कहलाती है। दूसरे आपके आ जाते हैं एल हंस महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है विस्तृत अर्थ में सारणीयन तथ्यों की स्तंभ एवं रेखाओं में एक व्यवस्थित व्यवस्था है। ठीक है, तीसरे आप क्या आते हैं पीबी यंग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी सारणियों की सांख्यिकीय संकेत की लिपि बताया गया है। ठीक है, 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखा है समांतर माध्य की परिभाषा लिखिए। समांतर माध्य की आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। तो हम देख सकते हैं उत्तर में समांतर माध्य को मध्यमान भी कहते हैं। इसकी किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। मतलब कोई नंबर दिया है, जैसे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया है तो सभी नंबर को जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो आए, ठीक है, 55 आएगा। और 55 को क्या करो 10 से भाग दे दो, मतलब टोटल 10 संख्या हुई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हुई तो सभी को ऐड किया, ऊपर 55 आया और नीचे 10 से भाग दे दो क्योंकि नंबरों की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, तो जब आप 10 से भाग दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5.5, वही क्या कहलाता है मध्यमान कहलाता है। ठीक है, होरेस सेक्रिस्ट के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि एक समंक श्रेणी के पदों के मूल्य के योगों की उन संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती, मध्यमान कहलाती। ये भी उन्होंने ही बताया है क्योंकि इसकी एक ही परिभाषा होगी। प्रोफेसर FC मिल्स महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है अंक गणितीय माध्य किसी वितरण का
समतोलन केंद्र है। मतलब कह रहे हैं, ये थोड़ा अपनी भाषा को, लैंग्वेज को चेंज करके बोल रहे हैं। मतलब कह रहे हैं, अगर आप अंकगणित लगाए होंगे तो आपको पता होगा, जब आप किसी का माध्य निकालते हैं, माध्य का मतलब यही होता है कि जो मध्यमान जिसे आप कहते हैं, उसी को माध्य भी हम कहते हैं। तो जब आप अंकगणित लगाए होंगे तो उसमें जब किसी का आप माध्य निकालते हैं, वही क्या कहलाता है? समतोलन। समतोलन का मतलब होता है मध्यमान। समतोलन मतलब समान तौल लेना, बराबर कर देना। समतोलन केंद्र, जहाँ पे दोनों तरफ की चीज़ें बराबर दिखाई देने लगी, वही क्या कहलाता है? समतोलन कहलाता है। ठीक है, तो यह इनका मानना है। बात करें 35 नंबर प्रश्न की, तो 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुलांक के दोष बताइए। बहुलांक का मतलब होता है कि जो संख्या, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 2 5 5 7 7 7 7 3 3 2 2 5 5 ऐसे करके दिया है, तो जो संख्या सबसे बार आई हो, सबसे ज़्यादा बार आई हो, जैसे 7 7 ज़्यादा बार आया तो वही क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो यहाँ पे लिखा है बहुलांक के दोष बताइए। तो बहुलांक के कुछ दोष इस प्रकार हैं, जैसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीज गणित प्रयोग संभव नहीं हो है। मतलब इसमें कोई आप बीज गणित प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गणना आवृत्तियों के आधार पर होती है। मतलब जिसको जितनी बार लिखा जाएगा वही बताया जाएगा कि ये बहुलांक है। ठीक है, बात करें दूसरा, यहाँ पे लिखा है या अनिश्चित केंद्रीय प्रवृत्ति का सूचक है। मतलब यहाँ पे कोई निश्चित केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होती है। कभी कभी एक ही श्रेणी में 2 2 अथवा 3 3 बहुलांक होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ था तो उसमें 7 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया, तो वहाँ पे बहुलांक कौन सा हो जाएगा? 7 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। अतएव यह वास्तविक केंद्रीय प्रवृत्ति को नहीं बताता है। यह इसकी क्या है? दूसरा दोष है। ठीक है, आगे देख, तीसरा नंबर कह रहा है कि 4 मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पे कोई चर मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता है। चौथा कह रहा है कि यह सब पद मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और पांचवा यहाँ पे कह रहा है यदि बहुलांक से सब पदों की संख्या को गुणा किया जाए तो श्रेणी अथवा समूह के कुल मूल्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। मतलब कह रहे हैं जो बहुलांक हैं उसके जो सभी संख्याएं उनको अगर आपस में गुणा किया जाए तो उससे हमें सभी कुल मूल्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्यांक के दोष को संक्षिप्त में बताइए। जो आप मध्यांक निकालते हैं उसके दोष बताने हैं। तो मध्यांक के अनेकों दोष हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, यहाँ पे श्रेणी के पदों को मूल्यों के अनुसार बांटने बढ़ाने की विशेषता असुविधा होती। मतलब कह रहे हैं कि जो भी श्रेणी है उसके पदों के जो मूल्य हैं के अनुसार अगर आप उसको घटाना चाहें या फिर बढ़ाना चाहें तो उसमें आपको क्या होने लगती है? असुविधा होने लगती है। मध्यांक दूसरा यहाँ पे दे रहा है कि मध्यांक श्रेणी के मध्य में स्थित पद का मूल्य, मध्यांक श्रेणी में जो मध्य में स्थित पद होता है उसका मूल्य है, इसलिए यह अन्य पदों के मूल्य से ठीक से संबंधित नहीं रहता है। मतलब कह रहे हैं कि ये बीच में पाया जाने वाला नंबर होता है, इसीलिए सभी से संबंधित नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि अंक गणितीय या बीज गणितीय प्रयोग संभव नहीं, इसमें आप अंक गणितीय और बीज गणितीय दोनों प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चौथा यहाँ पे कह रहा है कि मध्यांक पर निर्देशन के परिवर्तनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पांचवा यहाँ पे लिखा है कि मध्यांक में चरम मूल्यों पर भार नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ इन चरम मूल्यों को भार देना हो वहाँ मध्यांक उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, बात करें 37 नंबर प्रश्न की, तो 37वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों में कार्ल पियर्सन की विधि सबसे अधिक प्रचलित एवं उपयोगी है। इस विधि की सहायता से न केवल सहसंबंध की दिशा एवं मात्रा को ही ज्ञात किया जा सकता है, बल्कि शब्दों में भी उसका माप करना संभव है। इस विधि पर प्रकाश डालते हुए एल्हांस महोदय ने लिखा है कि इसके अनुसार दो चरों का सहसंबंध गुणांक उसके माध्य के लिए गए विचलनों के गुणनफल के योग को अवलोकन के युग्मों की संख्या और उसका प्रमाप
विचलनों के गुणनफल की से विभाजित करके प्राप्त होने वाली संख्या है। इस दृष्टिकोण से यह विधि गणितीय रूप से अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह प्रमाप विचलन एवं समांतर माध्य पर आधारित होती है। ठीक है, देखते हैं 38वां नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहसंबंध की विशेषताएं बताइए। तो काल्स पियर्सन के सहसंबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, यह विधि एक समंकमाला के सभी पदों और मूल्यों पर आधारित होती है। इस कारण इसे सहविचरण का एक आदर्श माप माना जाता है। दूसरा यहाँ पे दिया है, इस विधि द्वारा सहसंबंध की दिशा और मात्रा के साथ साथ उसका अंकात्मक माप भी किया जाता है। तीसरा यहाँ पे दिया है, इस विधि के द्वारा ज्ञात होने वाले गुणांक का माप सदैव +1 और -1 सीमाओं के मध्य ही रहता है। यदि दो चरों के बीच कोई सहसंबंध नहीं होता तो गुणांक 0 हो जाता है। ठीक है, बात करें 39वें नंबर प्रश्न की, तो 39वां नंबर जो है प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक पद्धतियों की क्या भूमिका रही है। तो इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।